हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अभी तक हम लोगों ने अपने टैक्स में कहां तक बातें कर ली थी। हम लोगों ने टैक्स लॉज में सबसे पहले स्टार्ट किया था चैप्टर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक्स। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड लेवल ऑफ चैप्टर में आ गए थे, जिसका नाम था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा हेड नंबर 1 था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद वी केम टू द टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। और सैलरी हेड तक पढ़ने के बाद आज से हम अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है, अच्छा सैलरी हेड पढ़ने के बाद में हम लोगों ने बंद नहीं की थी बातें। हम लोगों ने एक नया टॉपिक जिसका नाम है टैक्स रेट्स एंड टैक्स लाइबिलिटी। ये पार्ट भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ताकि आप लोगों को टैक्स रेट और टैक्स लाइबिलिटी में कोई इश्यू ना आए। आज से हम अपना नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है, अपना नया हेड जिसका नाम है कैपिटल गेन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल गेन है क्या। तो पहले किसी भी बात को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बेस क्रिएट करता हूं। तो वो बेस ये है कि टोटल मिला के इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। सबसे पहला हेड है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, जो सेक्शन 15 से शुरू होता है, सेक्शन 17 पे खत्म हो जाता है। हेड नंबर 2 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड है वो सेक्शन 22 से शुरू होता है, 27 पे खत्म हो जाता है। थर्ड नंबर का हमारा हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो सेक्शन थर्ड नंबर का जो हमारा हेड है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो 28 से शुरू होता है और 45 में खत्म हो जाता है। बिजनेस प्रोफेशन के बाद जो हमारा अगला हेड है वो है कैपिटल गेन, जो 45 से शुरू होता है और 55 तक चलता है। एंड द लास्ट हेड इज सेक्शन 56 के आगे वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अगर बात करें सैलरी हेड की, तो अगर आप दो लोगों के बीच में अगर रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का है, रिलेशन कैसा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, तो कौन से हेड में इनकम जा रही है? सैलरी हेड में। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तब जाती है जब हमारे पास में कोई हाउस हो, कोई प्रॉपर्टी हो और उसका रेंट आ रहा हो। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, तो इनकम कौन से हेड में जाती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। तो सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कब इनकम जाती है? तो समझना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में तब इनकम जाएगी जब आप एसेट सेल कर रहे हैं। Whenever you sell the asset, जब भी कभी आप एसेट सेल करते हैं तो उससे होने वाली इनकम कौन से हेड में जाएगी? कैपिटल गेन हेड में जाएगी। तो असेट को सेल करने से होने वाला प्रॉफिट कौन सा हो गया? कैपिटल गेन हो गया। तो वैसे कैपिटल गेन में कैसे असेट को सेल करना, मतलब कैसे सर समझाओ एक बार। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको लेके चलता हूं एक कहानी की तरफ। मान लीजिए कि आपके पास में कुछ ज्वेलरी पड़ी है, ठीक है, आपके पास में ज्वेलरी के नाम पे आपके पास में क्या पड़ा है? आपके पास में एक गोल्ड का पड़ा है नेकलेस, ठीक है, गोल्ड का आपके पास में नेकलेस पड़ा है, ठीक है, और आपके पास में गोल्ड की पड़ी है रिंग, और ये नेकलेस आप मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो। तो जब आप इसे मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो आपका ये बिजनेस नहीं है, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस ऑफ नेकलेस और रिंग। तो भाई ये क्या है? क्योंकि आपका नेकलेस और रिंग का बिजनेस नहीं है, तो ये प्रॉफिट, अगर इसको बेचने से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन। यक्ष प्रश्न यही है आज का। तो हमें देखना होगा कि
कोई भी असेट, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं। मेरे पास में एक कार है, ठीक है, कार को तो अपन नॉर्मली लिख सकते हैं ना, गोल्ड को तो गोल्डन में लिखना था। सपोज मेरे पास में एक कार है, कार, अभी कार को मैंने खरीदा था 5 लाख रुपए में, 2 साल चलाई, डेप्रिशिएट हो गई, उसकी कीमत हो गई 4 लाख रुपए। अब मैं उस कार को बेचने के लिए जा रहा हूं, मैं कार को सेल कर रहा हूं और कार को मैंने बेचा, क्या इससे होने वाला गेन मेरे लिए कैपिटल गेन हेड में आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरे पास में एक प्लांट और मशीन पड़ी है जो कि मेरे बिजनेस यूज में आ रही है। अब प्लांट और मशीन को जब मैं सेल करने जाता हूं तो इससे होने वाला गेन कैपिटल गेन हेड में आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। चौथे नंबर पे मेरे पास में एक हाउस पड़ा है, एक लैंड पड़ी है, एक शॉप पड़ी है। अगर मैंने इसको बेचा, अगर मैं लैंड को, हाउस को या शॉप को अगर सेल करता हूं, इस शॉप को सेल करने से, शॉप की बिल्डिंग को सेल करने से अगर मुझे जो गेन हो रहा है, क्या ये मेरे कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा? ये सारी बातों का जवाब मुझे चाहिए था और इसके लिए मैं आ गया आपके पास में और मैंने ले लिया कैपिटल गेन चैप्टर को शुरू। और मैंने आपको एक बात पहले भी कह रखी है कि कोई भी हेड में कौन सी इनकम आएगी या कौन सी इनकम नहीं आएगी, इन बात को हमें डिस्कशन करने से पहले हमें सबसे पहला सेक्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, हमारे टोटल मिला के 5 हेड है, उसमें से सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 तक कैपिटल गेन हेड है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि कैपिटल गेन में कौन सा गेन आएगा, कौन सा गेन नहीं आएगा, ये डिस्कशन, बड़ा डिस्कशन हो जाता है। इसलिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेकलेस और रिंग अगर मैं बेचता हूं तो कैपिटल गेन में आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं कार को बेचता हूं तो कैपिटल गेन में आएगी कि नहीं आएगी? प्लांट और मशीनरी को बेचता हूं तो कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा? मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी शॉप, इनको मैं सेल करता हूं तो कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा? ये हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और इन बातों का जवाब हमें कहां मिलेगा? तो हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वहां पे हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जिंग सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन होता है। बड़ा मतलब चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है जो ये डिसाइड करेगा, चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है जो ये डिसाइड करेगा कि वेदर द इनकम विल बी कवर्ड अंडर दिस हेड और नॉट, कि वेदर इनकम विल बी कवर्ड अंडर दिस हेड और नॉट। इस चीज को अप्रूव, इस चीज को कंफर्म करने के लिए जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम होता है चार्जिंग सेक्शन। आई रिपीट, चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है, आई रिपीट, चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें कि एक बड़ा सा सेक्शन है, एक बड़ा सा सेक्शन है, वो ये डिसाइड करेगा कि इस हेड में ये इनकम आएगी या फिर नहीं आएगी। तो पहला सेक्शन कौन सा हो गया? 45 को हम समझते हैं। 45 ने सबसे पहले कहा देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। क्या बोला? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। जब हमने सैलरी हेड पढ़ रहे थे या हम हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों की एक बात करी थी कि नहीं करी थी कि चार्जिंग सेक्शन बाबूजी हैं, वो नियम बना रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं, और बाबूजी ने जो नियम कानून बना दिया वो फाइनल होता है। तो ठीक वैसे ही चार्जिंग सेक्शन भी नियम कानून बनाने वाला सेक्शन है और उसने जो नियम कानून बना दिया वो फाइनल है। और उस नियमों के तहत अगर आप कवर हो रहे हो, इफ यू आर कवर्ड अंडर दैट रूल, अंडर दैट प्रोविजंस, देन सच इनकम विल बी कवर्ड अंडर दिस हेड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इस चार्जिंग सेक्शन की क्या क्या शर्तें हैं समझते हैं। सबसे पहले देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट। Second is capital asset must be transferred. Transfer takes place during the previous year. There arises gain or loss, है ना? There arises gain or loss. ठीक है, previous year के बाद gain or loss, और gain or loss not be covered under any exemption. Clear है? एक बार फिर से 5 चीजें मैंने आपको पढ़ाई। पहला क्या पढ़ा है? There must be a capital asset. Capital asset must be transferred इन प्रीवियस ईयर, गेन और लॉस होना चाहिए और वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होना चाहिए। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझाना तो अब शुरू करेंगे ना, तो समझना मेरी बात। जिस वक्त हमने ये 5 पॉइंट समझ लिए हैं हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसे? जैसे आप देखो, फर्स्ट हेडिंग क्या लगी? कैपिटल एसेट। आप नोट्स खोल के देखेंगे कैपिटल एसेट हमारा फर्स्ट टॉपिक है।
सेकंड क्या लिखा है, ट्रांसफर्ड, तो सेकंड टॉपिक क्या हमारा ट्रांसफर्ड है। फिर क्या लिखा है, गेन और लॉस, थर्ड टॉपिक है हमारा गेन लॉस है स्पेशल केसेस के साथ साथ, और लास्ट टॉपिक है हमारा एग्जेम्पशन। और जैसे एग्जेम्पशन पढ़ा चैप्टर खत्म। तो अब सुनना मेरी बात को, कैसे इस चैप्टर को हम लोग फ्लो को बढ़ाते हैं और कैसे इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, इन्हीं बातों को मैं सबसे पहले लिखता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। अब बात करते हैं कैपिटल असेट होता क्या है। पेन पेपर कैलकुलेटर सब अपने जिंदा कर लो। पहले आपको समझाऊंगा कैपिटल असेट क्या होता है, दूसरे नंबर पे आपको समझाऊंगा ट्रांसफर क्या होता है। अगर दो कंडीशन, ये वाली बात कि अगर जो चीज आप बेच रहे हो दैट इज ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीज आप बेच रहे हो अगर वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है और कैपिटल असेट अगर ट्रांसफर किया जाता है, अगर कैपिटल असेट क्या किया जाता है, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर से या तो होगा गेन या तो होगा लॉस, या तो क्या होगा, गेन या तो होगा लॉस। अगर गेन है तो उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल गेन। इसका मतलब आपको दो चीजें समझनी है, पहली चीज समझनी है कैपिटल गेन, कैपिटल असेट क्या होती है, और दूसरी चीज समझनी है ट्रांसफर क्या होता है। अगर कैपिटल असेट और ट्रांसफर शब्द का मतलब समझ में आ गया तो ये चैप्टर पूरा ही समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना होगा कि कैपिटल असेट क्या होती है, राइट। क्योंकि जब तक आपको कैपिटल असेट नहीं पता चलेगा और ट्रांसफर का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग गेन पे नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग अपने मुद्दे को कहां से स्टार्ट करें, कैपिटल असेट होती क्या है। कैपिटल असेट का जो डेफिनेशन है ना, उसकी सबसे खास बात क्या है, डेफिनेशन नहीं दे रखी है, इसका नेगेटिव दे रखा है कि व्हाट इज नॉट कैपिटल असेट। क्या दे रखा है, व्हाट इज नॉट कैपिटल असेट। ठीक है, तो यहां पे जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कैपिटल असेट एक्सक्लूड। क्या दे रखा है, कैपिटल असेट एक्सक्लूड, राइट। समझना, कैपिटल असेट एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं दे रखा है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने बोला स्टॉक इन ट्रेड। ये बात जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगी ना, मैं मानूंगा कि वो एकदम मेरा पक्का विद्यार्थी, पक्का स्टूडेंट है। समझिए, आपके पास में एक शॉप है, उस शॉप के अंदर मटेरियल रखा हुआ है स्टेशनरी। मटेरियल क्या रखा हुआ है, स्टेशनरी। क्या मैं कह सकता हूं ये जो स्टेशनरी रखी हुई है ना, ये स्टेशनरी आपकी स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि स्टेशनरी की शॉप है और स्टेशनरी रखी हुई है। स्टेशनरी की शॉप पे स्टेशनरी रखी हुई है, स्टॉक रखा हुआ है स्टेशनरी का, तो इसको मैं स्टॉक इन ट्रेड बोलूंगा। अब स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचोगे तो क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट। इसीलिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूड रखा गया है। मतलब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मतलब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। तो स्टॉक इन ट्रेड जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसको बेचने से कैपिटल गेन भी नहीं होगा, तो उसको बेचने से क्या होगा, उसको बेचने से होगा बिजनेस प्रॉफिट, और वो कौन से हेड में जाएगा, बिजनेस हेड में जाएगा। सेकंड नंबर पे और क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, तो भाई साहब कैपिटल, अच्छा स्टॉक इन ट्रेड किसका, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, इन सब का। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, तो समझना मूवेबल आइटम फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो इसमें मैंने मूवेबल आइटम लिख दिया, मैंने मूवेबल आइटम्स फॉर पर्सनल यूज, वो सारे मूवेबल आइटम जो कि पर्सनल यूज में काम आ रहे हैं। आई रिपीट, वो सारे मूवेबल आइटम जो पर्सनल यूज में काम आ रहे हैं वो भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। अब पता है क्या, जैसे मेरी वॉच पहन रखी है, राइट, ये जो वॉच मैंने पहन रखी है मेरी पर्सनल यूज है और ये मूवेबल भी है। तो मैं अगर वॉच को बेचता हूं जो मेरे पर्सनल यूज की है, उसको बेचने से जो मेरा गेन होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पर्सनल यूज के सारे आइटम अगर आप बेचते हो, अगर वो मूवेबल है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कि मेरे पास में वॉच है, मेरे पास में कार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार, वॉच, मेरे कपड़े, शर्ट्स,
क्या ये सब चीजें मेरी पर्सनल इफेक्ट है? और क्योंकि ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है इसलिए ये कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अगर इनको मैं सेल करता हूं, इवन कार, अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, वो कार को सेल करने से होने वाला प्रॉफिट, उसका जवाब आ रहा है अभी। अगर वो कार को सेल भी करता हूं तो कार को बेचने से होने वाला प्रॉफिट, आई रिपीट, कार को बेचने से होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन हेड में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सब क्या है, मेरे पर्सनल इफेक्ट है। ये सब क्या है, मेरे पर्सनल इफेक्ट्स हैं। और जो मेरे पर्सनल इफेक्ट है, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो शर्ट्स हो, चाहे वो मेरे शूज हो, ये सब मेरे पर्सनल इफेक्ट है, इसलिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सम थिंग्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट। अब क्या है आप समझना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इधर ही मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, बट फॉलोइंग्स आर not included, followings are not included, not included in definition of पर्सनल इफेक्ट। यानी कि अब जो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आता। भाई साहब, जब कोई चीज पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आ रही है, जब कोई चीज पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आ रही है तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश में एक फ्रेज है, नेगेटिव का अगर कुछ नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज पॉजिटिव। नेगेटिव का कुछ नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कैसे, तो अब मैं बता रहा हूं पर्सनल इफेक्ट क्या क्या नहीं है। तो पर्सनल इफेक्ट नहीं है ज्वेलरी, पर्सनल इफेक्ट नहीं है ज्वेलरी के बाद क्या बोला, ज्वेलरी के बाद बोला मैंने पर्सनल इफेक्ट नहीं है एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन यानी कि कच्चा सोना जो जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है, रॉ मटेरियल ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, ज्वेलरी, आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर एटसेट्रा। ये सब चीजें किसकी डेफिनेशन में नहीं आती है, पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में ये सब चीजें नहीं आती है। क्या मूव हो रहा है क्या कैमरा, एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं, कैमरा मूव हो रहा है। ओके, एक सेकेंड, यस, एक सेकेंड रुकना आप लोग। यस, तो क्या बोला, ज्वेलरी, आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी, आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ये सब किसकी डेफिनेशन में नहीं आता है, पर्सनल इफेक्ट की। मतलब ये हुआ ऑल दीज आर ऑल्दो कैपिटल एसेट, all these are although personal effect but does not include in the definition of personal effect, hence these are capital asset। अब आप कहेंगे सर ये बात तो नहीं समझ में आई, तो समझना मेरी बात, आप बातों को तीन तरह से समझो। पहले मैंने क्या बोला, कैपिटल एसेट कौन नहीं है, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, कैपिटल एसेट कौन नहीं है। तो सबसे पहले बोला स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड को सेल करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहा था
कि जो कैपिटल एसेट है वो बिकेगा यानी कि ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन होगा। तो आपको मैंने बताया स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से कैपिटल गेन नहीं होता। मूवेबल आइटम फॉर पर्सनल यूज जिसमें कि वॉचेस, कार और शर्ट, ये पर्सनल इफेक्ट है, तो पर्सनल इफेक्ट को बेचने से कैपिटल गेन नहीं होगा। बट कुछ चीजें ऐसी है जो पर्सनल है, कुछ चीजें ऐसी है जो पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन उसे पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि उनको उन्होंने कैपिटल एसेट मानना था। तो जैसे ज्वेलरी, आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, बुलियन और स्कल्पचर, ये सब वैसे देखा जाए तो कैपिटल एसेट नहीं है क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट होता है, लेकिन बीइंग पर्सनल इफेक्ट, इनको पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से अलग रखा गया है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कैपिटल एसेट, और इनको बेचने से जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल इफेक्ट है, और दूसरी में बात करूं नॉट पर्सनल इफेक्ट। पहला क्या बता रहा था मैं, पर्सनल इफेक्ट है, दूसरा क्या बता रहा था, पर्सनल इफेक्ट नहीं है। अगर मैं कहूं पर्सनल इफेक्ट है, कौन कौन है, तो जैसे मान लीजिए वॉच, ठीक है, मान लीजिए शर्ट, मान लीजिए कार, क्या ये पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से बाहर हैं क्या, नहीं। बट कौन कौन पर्सनल इफेक्ट नहीं है, जो कि पर्सनल इफेक्ट हैं तो भी पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो वो कौन कौन से हैं, तो समझना। सबसे पहले इसने कहा ज्वेलरी, सबसे पहले इसने कहा ज्वेलरी, ठीक है, तो मैंने लिखा ये ज्वेलरी, ठीक है, फिर आर्ट, फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन के बाद में इसने कहा पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग के बाद इसने कहा ड्राइंग, ड्राइंग के बाद इसने कहा बुलियन। अब इन सबको क्या है, इन सबको पर्सनल इफेक्ट नहीं कहा, तो इसलिए मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं दीज आर कैपिटल असेट, यानी कि ये सब चीजें किसमें कवर होती है, कैपिटल असेट में कवर होती है, ठीक है, ये सब चीजें किसमें कवर होती है, कैपिटल असेट में कवर होती है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि ज्वेलरी को बेचने से कैपिटल गेन होगा, हाँ होगा, बुलियन को बेचने से कैपिटल गेन होगा, हाँ होगा, लेकिन कार को बेचने से कैपिटल गेन होगा, नहीं होगा, शर्ट को बेचने से, वॉच को बेचने से कैपिटल गेन नहीं होगा, इन सबको बेचने से कैपिटल गेन होगा, बिकॉज दीज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय वर्च्यू ऑफ नॉट पर्सनल इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो चार चीजें हो गई। इसके बाद इन्होंने कहा एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। अब एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया का मतलब ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है और कहां सिचुएटेड है, रूरल एरिया में, ठीक है, ऐसी लैंड जो कैसी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, और वो कहां सिचुएटेड है, रूरल एरिया में। और रूरल एरिया में जो लैंड सिचुएटेड है उसे हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कह रहे हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड है। तो देखो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में स्टॉक एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, मूवेबल एसेट जो पर्सनल यूज में आ रही है वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, और अब क्या एक्सक्लूड हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड। और एग्रीकल्चर लैंड भी कौन से वाले एरिया की, रूरल एरिया की। मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है तो कैपिटल गेन होगा। आई रिपीट, अगर एग्रीकल्चर लैंड कहां हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड अगर कहां है, अर्बन एरिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड कहां है, अगर अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया से कैपिटल असेट मानी जाएगी। अगर मैं कहूं एग्रीकल्चर लैंड अगर कहां आती है, अर्बन एरिया से आती है, तो उसे कैपिटल असेट कहा जाएगा। लेकिन यही एग्रीकल्चर लैंड अगर कहां है, रूरल एरिया में, तो वो नॉट कैपिटल असेट। आपको पता है, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। आप एक और बात नहीं सुन लो, एग्रीकल्चर असेट को बेचने से, एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से जो इनकम होती है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम कह रहे हैं, क्योंकि उसको भी हमें टैक्स फ्री रखना था। तो हमने क्या किया, क्योंकि उसको भी टैक्स फ्री रखना था, उसको हमने क्या किया, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रख दिया। और जो चीज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती वो कैपिटल गेन में भी कवर नहीं होती।
तो जो कैपिटल गेन में कवर नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं लगेगा। मतलब अगर आपकी जमीन रूरल एरिया में है, अगर आपकी लैंड रूरल एरिया में है और अगर आप उस लैंड को बेचने जा रहे हो तो डोंट वरी, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। Because with virtue of this section, agricultural land is not covered under the definition of agriculture, under the definition of capital asset, and hence it will not be taxable. But ध्यान रहे, अगर वो अर्बन एरिया की है तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगी, और जब अर्बन एरिया की कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है तो कैपिटल गेन भी होएगा। यस सर कि नो सर? यस सर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर लैंड ऑफ अर्बन एरिया and what kind of land is treated as agricultural land of rural area? तो समझना इस बात को भी अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा what is the meaning of agriculture land in urban area। कौन सी लैंड को आप एग्रीकल्चर लैंड ऑफ अर्बन एरिया कहेंगे? यहाँ पे झांसी का स्टूडेंट भी है ना, उसके अलावा कोलकाता का भी है, मुंबई से भी है, दिल्ली से भी है ना, और गया से भी है, प्रयागराज से भी है ना, राजस्थान के अलवर से भी है और जयपुर से भी है। तो ये सारे बच्चों, तुम सबको अपने अपने शहरों के नाम पता है, तुम बताओ वो शहर बड़ा कि छोटा? तो अपने शहर को कोई छोटा नहीं कहेगा, सब बड़ा ही कहेगा। इसीलिए मैं 3 कैटेगरी डिवाइड करता हूं। एक है मुंबई, एक कौन हो गया? मुंबई। मुंबई के बाद दूसरा है जयपुर, और तीसरा मैंने शहर डिसाइड किया, कोई छोटा शहर देख लेते हैं, तो मैं मेरा ही ले लेता हूं, जैसलमेर। नाउ वेयर इज जैसलमेर? जैसलमेर राजस्थान का लास्ट शहर है, फिर हम लोग सीधा पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो मुझे बताओ, जैसलमेर जो कि ठेठ कॉर्नर में है, उसके आसपास की लैंड सस्ती होगी? जो लैंड जैसलमेर के आसपास सिचुएटेड है वो सस्ती होगी, या जयपुर वाली लैंड सस्ती होगी, या मुंबई वाली लैंड सस्ती होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, मोस्ट एक्सपेंसिव कहां होगी? मुंबई के आसपास। जयपुर वाली थोड़ी लेस और ये वाली वेरी लेस। यस कि नो? तो अगर मैं कहूं कि जैसलमेर के आसपास मुझे लैंड परचेस करनी है, जैसे ये जैसलमेर है और मुझे जैसलमेर के आसपास लैंड परचेस करनी है, राइट, तो मुझे बताओ महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी? सस्ती मिलेगी। जयपुर वाली थोड़ी महंगी और मुंबई वाली बहुत महंगी। अब अगर बात करें कि अर्बन एरिया किसे कहें, तो मुझे, जब मैं दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली के आसपास मुझे अर्बन ही अर्बन लगता है। जैसे दिल्ली के पास एक गांव है छोटा सा, गुड़गांव, राइट, फरीदाबाद, ठीक है, तो नोएडा, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, अलग अलग जो दिल्ली एनसीआर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दिल्ली के पास में, मैं दिल्ली से रवाना हुआ, गुड़गांव पहुंचा, बीच में कोई गांव ही नहीं आया, सीधा दिल्ली से उठे और गुड़गांव पहुंच गए, पूरा बसा हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसलमेर से, तो जैसलमेर से नियरेस्ट जो सिटी है वो है जोधपुर, और वह 300 किलोमीटर, 5 घंटे लगता है, पूरा खाली 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 एकदम, पूरा एकदम खाली, खेती खेत खेती खेत खेती खेत, एग्रीकल्चर लैंड्स। जोधपुर से जयपुर जाता हूं तो पहला शहर आता है पाली। तो जोधपुर से जब पाली जाता है तो 60 किलोमीटर और बीच में कम से कम 40 किलोमीटर तक पूरा खाली एकदम जमीन ही जमीन दिखती है, लैंड ही लैंड दिखती है। तो अब ये वाली लैंड अर्बन है कि रूरल है? स्वाभाविक सी बात है, जैसलमेर से रवाना हुए और वहां तक पूरी की पूरी अर्बन है। लेकिन अगर मुंबई से रवाना हुए वाशी तक गए, मुंबई से रवाना हुए पुणे तक गए, आपको बिल्डिंग से बिल्डिंग दिखती रहेगी, बढ़िया सा हाईवे, आसपास लोग बसे हुए हैं, मुंबई के आसपास लोग रह रहे हैं, और एक शहर से दूसरे शहर गए, बीच में पता ही नहीं चला कि शहर बदल गया, अभी भी रोड ही रोड चल रही है और दुकानें ही दुकानें चल रही है, गांव जैसा कुछ दिखाई नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक एरिया डिसाइड कर दिया। क्या एरिया डिसाइड किया वो समझना। अगर ऐसा शहर, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम हो, ठीक है, ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन, मैं नजदीक लिखता हूं ताकि मुझे साइज ना बदलनी पड़े, यस, ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन
1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख तक हो। इस शहर के 2 किलोमीटर के दायरे तक जो एरिया रहेगा अप टू 2 किलोमीटर, उसको मैं क्या कहूंगा, अर्बन एरिया। और इसके बाद जो एरिया रहेगा उसे मैं क्या कहूंगा, रूरल एरिया। ठीक है, ओवर, उसके बाद क्या हो जाएगा, रूरल एरिया। अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर की पॉपुलेशन, अच्छा सॉरी, एक कम, जीरो कम करना पड़ेगा, 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम। मैंने शायद जीरो ही एक्स्ट्रा लिखा था, बोला तो शायद यही होगा। 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम। ये 1 लाख सही नहीं लिखा है। तो ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, वो जैसलमेर है। तो जैसलमेर के आसपास का 2 किलोमीटर का एरिया हो गया अर्बन, 2 किलोमीटर के बाद शुरू हो गया रूरल। लेकिन अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा, आई रिपीट, क्या बोला मैंने, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम। अगर पॉपुलेशन क्या है, 1 लाख से ज्यादा लेकिन कितनी है, 10 लाख से कम। 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम, तो उसके अप टू 6 किलोमीटर का जो एरिया है उसे तो मैं क्या कहूंगा, अर्बन एरिया। ठीक है, और ओवर 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर के बाद क्या शुरू हो जाता है, रूरल एरिया। साइमल्टेनियसली मुंबई पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो अर्बन एरिया कहां रहेगा, अर्बन एरिया कहां रहेगा, 8 किलोमीटर तक के एरिया को, आई रिपीट, कितने किलोमीटर तक के एरिया को, 8, आई रिपीट, अर्बन हो जाएगा 8 किलोमीटर तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे, अर्बन। और ओवर 8 किलोमीटर, ओवर 8 किलोमीटर ये हो जाएगा रूरल एरिया। तो मतलब मुंबई पूरा शहर है, मुंबई की जो म्युनिसिपल लिमिट है, उस म्युनिसिपल लिमिट के, ये किस लिमिट की बात चल रही, कहां से, तो ये म्युनिसिपल लिमिट से। ठीक है, तो म्युनिसिपल लिमिट से 8 किलोमीटर के दायरे में जो आ रहे हैं वो कौन हो गए, अर्बन। 8 किलोमीटर से बाहर जो जा रहे हैं वो कौन हो गए, रूरल। तो मतलब ये हो गया कि रूरल एरिया में जो लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है, बट अर्बन एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट है। और अगर रूरल एरिया वाली कैपिटल एसेट वाली लैंड को, अगर हम लोग, कैपिटल एसेट जो नहीं है उस लैंड को हम बेच रहे हैं और उस लैंड से अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो उससे जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन के दायरे में नहीं आएगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन शहर के पास वाली लैंड को अगर बेच रहे हैं उससे अगर कोई गेन हो रहा है तो वो गेन कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था और होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इसे मैं समझाने के लिए एक गोला बनाता हूं। अगर यहां की पॉपुलेशन, इस शहर की, एक शहर है, ये एक शहर है, SH सिटी है, चलो ठीक है, ये एक सिटी है जहां की पॉपुलेशन कितनी है, सिटी है, इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, इस सिटी की पॉपुलेशन है आपकी 8 लाख। ठीक है, इस 8 लाख नहीं, सॉरी, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा। तो इसका जो ये जो दायरा है इस हर जगह से कितने किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक, ये क्या रहेगा, अर्बन। ठीक है, अब ये 8 किलोमीटर तक जो अर्बन है, इसके बाद यहां पे जो भी लैंड है ये कौन सी लैंड हो जाएगी, रूरल। और रूरल लैंड को बेचने से अगर कोई भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है, आई रिपीट, रूरल लैंड को बेचने से कोई भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट, वो गेन कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन अर्बन एरिया में जो जो एग्रीकल्चर लैंड हम बेच रहे हैं उससे जो प्रॉफिट होगा वो, अच्छा, कहां से लिमिट, कहां से काउंट करनी है, म्युनिसिपल लिमिट से काउंट करना है। कहां से काउंट करना है, म्युनिसिपल लिमिट से। आप इसको एक बार इसी तरह से नोट कर लीजिए ताकि आपको सब अच्छे से बाद में भी पढ़ो तो समझ आ जाए। नोट कर लीजिए ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। यस, बढ़े आगे, पॉज करके नोट कर लो।
ताकि मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। चलिए, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कैपिटल एसेट को सीख रहे थे। तो कौन कौन कैपिटल एसेट नहीं होता हमने सीखा। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एसेट, ठीक है। मूवेबल आइटम फॉर पर्सनल यूज इज नॉट कैपिटल एसेट। नाउ यहां पर बता दिया पर्सनल यूज क्या क्या होता है। तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मूवेबल आइटम जो कि मूवेबल आइटम जो कि पर्सनल यूज वाले हैं, लेकिन किसमें कवर हो रहा है? कैपिटल एसेट में। चार्ट जो कि आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है कि कौन कैपिटल एसेट है। तो कैपिटल एसेट सारे मूवेबल आइटम कैपिटल एसेट हो गए। मूवेबल आइटम में ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, स्कल्पचर, मैं और लिख देता हूं ड्राइंग के साथ पेंटिंग भी कैपिटल एसेट है, ठीक है। वर्क ऑफ आर्ट भी कैपिटल एसेट है, वर्क ऑफ आर्ट भी कैपिटल एसेट है। यानी कि इनमें से आप किसी को भी बेचते हो, किसी भी चीज को भी बेचते हो तो कैपिटल गेन होगा। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, जिसका मैंने आपको मतलब बता दिया, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर शहर है तो 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी लैंड आ रही है वो अर्बन है, 8 किलोमीटर के बाद रूरल है, ठीक है। 1 लाख से 10 लाख में 6 किलोमीटर, 1 लाख से कम अगर कोई शहर है और उस शहर के 2 किलोमीटर के एरिया में कोई लैंड आ रही है, तो 1 लाख से कम वाला शहर है, 2 किलोमीटर में कोई लैंड आ रही है तो वो अर्बन है, 2 किलोमीटर के बाद वो रूरल हो जाती है। उसके बाद एक नया ऐड हुआ था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में, सॉरी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी नॉन कैपिटल एसेट रहते हैं। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को बेचने से होने वाला प्रॉफिट, आई रिपीट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को बेचने से होने वाला प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो विद दिस आई कंप्लीटेड द डेफिनेशन ऑफ नॉन कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट। यहां पर कैपिटल एसेट का मतलब मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, कोई भी असेट जो कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एसएससी ने होल्ड कर रखी है, आई रिपीट, कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी ने होल्ड कर रखी है उसको कैपिटल एसेट माना गया है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बातों को समझाता हूं। मेरे पास में गोल्ड की एक रिंग पड़ी है, इमेजिन करना है नहीं, ठीक है। मेरे पास में गोल्ड की एक रिंग पड़ी है, इस रिंग को मैंने सेल किया। ये रिंग मैंने 25,000 रुपए में खरीदी थी और आज ये रिंग मेरी 25,000 वाली रिंग मेरी 45,000 में बिक रही है, ठीक है। तो 25,000 में खरीदी, 45 में बेच रहा हूं। ये जो 20,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, दिस इज कैपिटल गेन because jewelry is covered under the definition of capital asset, because jewelry is covered under the definition of capital asset। फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, जो पुराने सिक्के हो गए, है ना, पुरानी जो चीजें हो गई, पुरानी संदूक हो गई, उन सबको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का कुछ रियल लाइफ फोटो वोटो बता दो, तो एक बार मैं आपको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एक बार बता देता हूं कि कैसा होता है। आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो होता है ना वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है, राइट। इमेजेस से ज्यादा पता चलेगा। दीज आर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, यू कैन से, यू कैन सी दिस, हजारों साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, है ना। पुराने जमाने में यूज में आने वाले ये पशुओं के स्कल्पचर जो कि बच्चों के खेलने के काम आते थे, पानी पीने की मटकी, सुराई, ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। यू कैन सी दिस, राइट, यू कैन चेक दिस, है ना। ये देखो, ये सारे आर्कियोलॉजिकल गैलरी है, देखो ये, है ना। आप और अलग अलग म्यूजियम में रखे गए हैं ये भी, ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे एस्थेटिक ज़ुरिच, ये सब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में आ रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? कुछ कुछ समझ आ रही है ये चीजें? वाई दीज आर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, दीज आर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आप जब कभी म्यूजियम में गए होंगे, महाराणा प्रताप की तलवार, है ना, ये देखिए, ये महाराणा प्रताप की तलवार, ये भी किस में कवर होता है? अरे आजा रे, मेरा वाला ही फास्ट चलता है, यहाँ पे सी ए पॉइंट वाला भी नहीं चल रहा है।
यस, आर आ गया, फिर से आ गया। इसमें मैंने लिखा आर्कियोलॉजिकल तलवार, ये देखिए, अब मजा आएगा आपको। दिस इज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? महाराणा प्रताप की तलवार हो गई, ये हो गई, ये सब चीजें किसमें कवर होती है? टीपू सुल्तान की तलवार हो गई, किसमें कवर होती है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में। अब क्या होता है, इसको इसको हमने कैपिटल गेन क्यों रखा है? भैया ये बहुत महंगी खरीदते हैं, बहुत महंगी बेचते हैं, बहुत महंगी खरीद के बहुत महंगी बेची जाती है, इसलिए। अब एक वर्ड आया स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब मूर्तियां वगैरह जो बनती है, महंगी खरीदते हैं, महंगी बेचते हैं, कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आता है, लंबे समय तक आप अपने पास में रखते हो। फिर वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग है ना। अभी मैं आपको जैसे कुछ कुछ पेंटिंग्स होती है ना, वो मैं उसके प्राइसेस बताता हूं आपको ना। पेंटिंग्स एंड प्राइसेस, आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा वो हो इतना, मतलब मामला इतना खतरनाक चल रहा है। ये देखो स्पॉन्सर्ड में आ गया, देखो। अब जैसे मैं गया इस शिवा की पेंटिंग को परचेस करने के लिए, ये तो चलो अमेजोन पर प्रिंटेड पेंटिंग बिक रही है, तो सारी इतनी, मीशो भी बोल रहा है मुझसे खरीदो, वो खरीदो। ये कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की पेंटिंग बेचते हैं 200, 500, 1000 रुपए में। कुछ होती है पेंटिंग्स बना के रख ली, म्यूजियम और गैलरी में बेच रहे हैं। इनसे भी जो इनका गेन होता है उनको भी हम लोग किस में कवर करेंगे? पेंटिंग को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर करेंगे। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग ली, पेंटिंग का प्रिंट करवाया, उसको प्रिंट करवा करवा के 200-200 रुपए में बेच रहे हैं। वो एक अलग बात होगी, वो ट्रेड है उनका, वो स्टॉक है उनका। लेकिन अपने हाथ से एक पेंटिंग बनाई, हाथ से बनी हुई पेंटिंग वो बिक रही है, वो एक ही होगी। वैसी वैसी अगर आपने 10 बना के भी बेची है तो उससे भी होने वाला गेन किसमें कवर होगा? कैपिटल गेन में कवर होगा। तो ड्राइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट और भी बहुत सारी चीजें, वर्क ऑफ आर्ट वगैरह, वो भी किसमें कवर होती है? कैपिटल एसेट में। इसके बाद एक लिख दीजिए शेयर्स। आप शेयर मार्केट का काम करते हो ना, शेयर्स का जो भी बिजनेस करता है वो समझ लीजिए, शेयर्स खरीदा, शेयर बेचा, शेयर खरीदा और शेयर बेचा। तो शेयर्स को खरीदने और बेचने से होने वाला गेन, शेयर्स को खरीदने और बेचने से होने वाला गेन भी दो तरह का होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को क्या होता है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है हमारा, आगे जाके डिस्कशन करेंगे। लेकिन शेयर ना तो स्टॉक है, ना ही शेयर्स जो है वो पर्सनल यूज क्या होता है, ना ही शेयर कोई बिजनेस में काम आता है। तो शेयर्स को बेचने से होने वाला जो भी गेन होता है वो भी किस में कवर होगा? कैपिटल गेन में कवर होगा। मतलब कि शेयर्स भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, अब अगर मैं एक्ट की तरफ आपको लेके चलूं, बेयर एक्ट की तरफ लेके चलूं, तो सीधा सा हिसाब है, कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीजें आ रही है, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही है, उसको मैंने बाइफरकेट करके और एकदम इजी करके बता दिया। इस चैप्टर में कैपिटल एसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं अभी आपको ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है ये बताने की बजाय पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो हमने शुरुआत करी चैप्टर की, उसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, और सेकंड पार्ट है कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो अगर कैपिटल एसेट है और वो ट्रांसफर हो रहा है, अब क्वेश्चन अराइज होता है ट्रांसफर होता क्या है। तो अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है तो कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट क्या होता है ये आपको बता दिया। अब आपको ये पता चल जाए कि ट्रांसफर क्या होता है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन होगा। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में इसने सबसे पहले लिखा है सेल्स ऑफ एसेट, सबसे पहले लिखा है सेल्स ऑफ एसेट, फिर लिखा है एक्सचेंज ऑफ एसेट, फिर लिखा है रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, फिर लिखा है एक्सटिंग्विशमेंट, और फिर लिखा है कंपल्सरी एक्विजिशन। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स क्या होता है वो बताता हूं। आपने कुछ पैसे दिए, पैसे के बदले में आपको एसेट मिल गई, दिस इज सेल्स ऑफ एसेट। अब एक्सचेंज क्या होता है, आपके पास एक घर है, इस घर की कीमत 50 लाख है, आपने ये घर दिया किसी को जिसके पास दूसरा घर है जिसकी कीमत 70 लाख है। पहले आपके घर का वैल्यूएशन निकल गया 70 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, आपने 50 लाख का घर इसको दिया और प्लस 20 लाख रुपीज कैश में दे दिया। ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज के साथ सेल्स हो गई। तो कहने का मतलब है सेल्स और एक्सचेंज का मतलब होता है सेल्स में कैश के साथ, एक्सचेंज में किसी एसेट के बदले में आपने एसेट लियो। तो आपने जो एसेट दी है वो उसकी वैल्यू, प्लस जो आपने उसके ऊपर से जो कैश दिया उसकी वैल्यू, जो आपका गया है वो उनके लिए सेल्स हो जाएगा।
और उसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करके कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। फिर आता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट। गवर्नमेंट जो है, जैसे मान लीजिए यहां पे एयरपोर्ट बना रही है, ठीक है, जब गवर्नमेंट यहां पे एयरपोर्ट बनाएगी तो इसके आसपास के एरिया को गवर्नमेंट सबसे पहले खाली करवाएगी। ये लैंड खाली होगी, ये लैंड खाली होगी, ये लैंड खाली होगी, ये लैंड खाली होगी। जब गवर्नमेंट ये लैंड खाली करवाएगी, सपोज मान लीजिए यहां पर सृष्टि बर्मन का खेत है, सृष्टि बर्मन का यहां पर खेत है, और इस खेत में वो पुश्तों से यानी कि पीढ़ियों से खेती का काम करके, खेती बाड़ी का काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या ये खेत सृष्टि गवर्नमेंट को बेचेगी? नहीं, इमोशंस जुड़े हैं, हमारे एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे फादर, फोर फादर के फोर फादर सब यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करके हम इसका अनाज खाते थे, हमारी इससे फीलिंग्स जुड़ी है। गवर्नमेंट कहेगी आपकी चाहे फीलिंग जुड़ी हो चाहे कुछ भी जुड़ी हो, हमें डेवलपमेंट के लिए ये पूरी लैंड खाली करवानी है, जाओ इस लैंड को खाली करो, नहीं तो हम जबरदस्ती एक्वायर कर लेंगे, जबरदस्ती परचेज कर लेंगे। और जब गवर्नमेंट जबरदस्ती एक्वायर या जबरदस्ती परचेज करती है तो उसको कहा जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या कहा जाता है उसको? कंपल्सरी एक्विजिशन। तो ये भी काइंड ऑफ सेल है, हम बेचना नहीं चाह रहे फिर भी बिक रही है, तो इट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी एक्विजिशन। क्लियर है आप लोगों को? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर राइट है, कोई असेट में हमारा राइट है। जैसे मान लीजिए मैंने और रमेश ने मिलकर एक बुक लिखी है, ठीक है, मैंने और रमेश ने मिलकर बुक लिखी। अब मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे मैं आपको रियलिटी में बताता हूं, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो मेरी CS प्रोफेशनल में एक बुक चलती है, CS प्रोफेशनल में एक बुक चलती है, CS दीपक केवलिया, CS दीपक केवलिया, CS प्रोफेशनल, है ना, बुक का नाम है RCD, ठीक है। अब जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ये टैक्समैन में मेरी एक बुक दिख जाएगी, देखो इधर ही है ना। इस बुक को आप गौर से देखो, जैसे आप इस बुक को गौर से देखेंगे तो यहां पे 2 ऑथर का नाम लिखा हुआ है। एक सेकंड, यहां पे देखो ये बुक है, ये बुक आपको दिख रही है। इस बुक को गौर से देखोगे तो यहां पे देखो 2 ऑथर है, CS अतुल सर, CA अतुल सर और CS दीपक केवलिया, यानी कि टोटल मिला के इस बुक के ऑथर कितने हो गए? 2। अब इसकी रॉयल्टी जब आती है मेरे को, तो मेरे को भी मिलती है और अतुल सर को भी मिलती है, ठीक है। ये CS प्रोफेशनल की एक बुक आती है, CS प्रोफेशनल में ये बुक जब आप जो भी व्यक्ति ये बुक खरीदता है, इसकी रॉयल्टी 2 पार्ट में आती है, एक पार्ट मेरे पास आता है, एक पार्ट अतुल सर के पास जाता है। अभी हमने मिलके लिखी है, अब मैं अतुल सर को, मैं चाहूं तो इस बुक के कॉपीराइट का राइट अतुल सर को दे सकता हूं। तो अगर मैं इस बुक के कॉपीराइट का राइट अतुल सर को देता हूं, मैं लमसम अमाउंट ले लेता हूं, अब इस बुक का कॉपीराइट पूरा अतुल सर का हो जाएगा और उससे मिलने वाली रॉयल्टी पूरी किसके पास जाएगी? अतुल सर के पास जाएगी। अब आप समझो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन असेट का मतलब होता है असेट के अंदर जो आपका राइट है वो राइट छोड़कर और किसी और को दे देना। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एक्सटिंग्विशमेंट। और रिलिंक्विशमेंट का मतलब भी असेट का राइट छोड़ देना होता है, किसी और को दे देना होता है। जैसे 2 भाइयों का एक प्लॉट है, अब एक भाई है वो सोच रहा है कि मैं इस प्लॉट में क्या हिस्सा रखूं, मैं मेरा हिस्सा मेरे भाई को दे देता हूं। तो अगर जो बड़ा वाला भाई है अपने प्लॉट का हिस्सा छोटे वाले भाई को दे रहा है तो उसको भी क्या कहा जाता है? रिलिंक्विशमेंट कहा जाता है। तो 2 तरह का हो गया, हक त्यागना, हक किसी के पक्ष में ट्रांसफर करना, रिलिंक्विशमेंट अपना राइट किसी और को बेच देना। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एसेट यूजुअली पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में होता है, ठीक है, वो आप अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट भी एक तरह से किसी और को असेट देना ही है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो हमने 2 टॉपिक पढ़े आज कि एक तो हमने पढ़ा कैपिटल असेट, कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन का फर्स्ट टॉपिक दैट इज कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन का ट्रांसफर क्या होता है। जब आपको ट्रांसफर वर्ड समझ में आ जाएगा तो मैं बताऊंगा गेन और लॉस क्या होता है। तो जैसे देखो पहले कैपिटल एसेट सीख लिया, ट्रांसफर भी सीख लिया हमने, 2 टॉपिक, दूसरा ट्रांसफर सीख लिया। अब हम सीखेंगे ट्रांसफर क्या नहीं होता है। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस में आ जाएंगे, दैट इज गेन और लॉस कैलकुलेट करना। फिर गेन और लॉस जब हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे, ये हम पूरा गेन लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम लोग टेबल में आ जाएंगे। टेबल में हम लोग सीखेंगे एग्जम्पशंस।
और जैसे ही हमारी एग्जाम्शंस कंप्लीट हो जाएगी, हमारा जैसे एग्जाम्शंस है ना विच आर नॉट टैक्सेबल, तो जैसे एग्जाम्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारा ये चैप्टर भी कंक्लूड हो जाएगा। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, जुड़े हुए रहें, फटाफट लेक्चर देखते रहें ताकि आपकी स्पीडली कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग्स।